नमस्कार, स्वागत है आपका द एंड शो में। मैं हूं आपका होस्ट नीरज। आज एक ऐसी प्रॉब्लम पे हम बात करेंगे जो हर आदमी को कहीं न कभी टच करती है। वो है लोन की प्रॉब्लम, पर्सनल लोन की या हाउस होल्ड डेट जो हम लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी भी रीज़न से आप लोन पे नहीं कर पा रहे हैं या आपको दिक्कत हो रही है। कई बार जेन्युइन रीज़न भी हो सकते हैं, कई बार कुछ आउटसाइडर रीज़न्स भी हो सकते हैं। ऐसे में बहुत मुश्किल होती है जब आपको बार-बार बैंक से कॉल्स आती है या इंस्टीट्यूशन से कॉल आती है और आप बहुत एम्बैरेस फील करते हैं, विद एनी रीज़न आप नहीं पे कर पा रहे। ऐसे में आपकी जो मेंटल स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। आप परेशान हो सकते हैं, आपको एक स्टिग्मा सा लगता है कि मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ। क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि इसको ठीक किया जा सके, बैंक की कॉल्स को रोका जा सके या जो वसूलने आते हैं उनसे बचा जा सके? क्योंकि हमने देखा कि एक बार एक बहुत बड़ी घटना हुई थी झारखंड में। जहाँ पे एक लेडी की डेथ तक हो गई थी। वो बहुत ही बड़ी घटना थी, उस पे बहुत स्टर्न एक्शन लिए थे आरबीआई ने। उसके बाद से ये ज़रूरत महसूस की गई कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे इसको ठीक किया जा सके। एक एमिकेबल सॉल्यूशन होना चाहिए कि ना तो कस्टमर पे बहुत बोझ पड़े और ना ही उस इंस्टीट्यूशन पे जो लोन दे रहा है उस पर। तो क्या है इसका आंसर? इसी पर आज हम बातचीत करेंगे क्योंकि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है इस देश में जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। देश का पहला प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फ्रीड और उस फ्रीड प्लेटफॉर्म के फाउंडर और सीईओ रितेश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। रितेश ने बहुत मेहनत करके प्लेटफॉर्म बनाया है। तो हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये हो पाता है कि एक डेट रेजोल्यूशन बन जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके, जो फ्रीड कर रहा है। रितेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका द एंड शो में। और जब हमने सोचा कि आपसे बात करें इसमें, तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि यार ये तो एकदम नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लोग बहुत परेशान रहते हैं और हम लोग अखबारों में रोज इस तरह खबरें पढ़ते हैं कि वो रिकवरी एजेंट आया है और वो फोन कर रहा है, वो बार बार परेशान कर रहा है, और आप इसका सोल्यूशन लेके आए हैं। तो इसी पे हम बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये इस टॉपिक पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो बिफोर वी गो टू द सॉल्यूशन, पहले तो हमें ये समझाइए कि ये जो प्रॉब्लम ये है कितनी बड़ी, जिसको लेकर के आपको एक कंपनी, एक प्लेटफॉर्म तक बनाना पड़ गया। सबसे पहले तो नीरज, थैंक यू एंड गुड इवनिंग टू यू एंड योर व्यूअर्स। आई थिंक बहुत पर्टिनेंट प्रॉब्लम है नीरज, एंड once I start talking about the macros and the numbers, you will realize that ये एक disproportionate form ले रहा है। तो मैक्रो इकोनॉमिकली एक बात करते हैं नीरज। अभी भी डेवलपिंग नेशन है, अभी भी हमारे यहाँ पे अंडरसर्व्ड क्रेडिट मार्केट्स हैं जहाँ पे कंज्यूमर्स का लोन नहीं मिल रहा है। लेकिन जितना हम लोगों ने ग्रोथ ऑन द लेंडिंग साइड, क्रेडिट साइड पिछले 5 सालों में किया है, लिटरली दीज आर वेरी स्टार्टलिंग नंबर्स। अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया का जो हाउस होल्ड डेट है, जो हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी एक मेट्रिक आता है, वो ऑलरेडी 41.3% पे आ चुका है नीरज। और अगर मैं 41.3% के नंबर की बात करूं, जस्ट फॉर योर व्यूअर्स कॉन्टेक्स्ट दूं, तो ये 144 लाख करोड़ का नंबर है। और 144 लाख करोड़ का हाउस होल्ड डेट इंडिया में, जहां की क्रेडिट पेनिट्रेशन अभी भी 20-25% पे ही बैठी है। अगर मैं आपको थोड़ा उस पे और फर्दर ग्रैनुलर नंबर दूं, तो करीब 94 करोड़ एडल्ट्स के पास इंडिया में आज, आउट ऑफ द 140 करोड़ पॉपुलेशन, 94 करोड़ एडल्ट्स के पास बैंक अकाउंट्स हैं, जिसमें से सिर्फ 27 करोड़ लोगों ने क्रेडिट प्रोडक्ट्स को अवेल किया है। तो ये आप देखेंगे कि क्रेडिट पेनिट्रेशन को दर्शाता है कि इंडिया में क्रेडिट पेनिट्रेशन कितना कम है अभी भी। ओवरऑल ऑन अ 140 करोड़ पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो बेयरली 15% पे हम बैठे हैं। यूएस जैसा नेशन या यूके जैसा नेशन ये 70-80% के ऊपर बैठे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट फॉर पर कैपिटा, राइट। और जो बात थोड़ी सी परेशान करने वाली है वो ये है कि विद क्रेडिट पेनिट्रेशन एज लो एज ओनली 15-16% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन और ओनली 24-25% ऑफ द बैंकिंग पॉपुलेशन में ही हमारा हाउस होल्ड डेट 41% जा चुका है। और ये 41% का दूसरा बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इस 41% डेट का जो 144 लाख करोड़ का आउटस्टैंडिंग है, इसका करीब 55%, ऑलमोस्ट 75 लाख करोड़
आपके अनसिक्योर्ड में है, मतलब कोई एसेट बैक नहीं है, ये पर्सनल लोन के फॉर्म में है या क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में है या अदर लोन्स हैं, ट्रैवल नाउ पे लेटर, बाय नाउ पे लेटर, ऑल काइंड्स ऑफ अनसिक्योर्ड लाइंस ऑफ क्रेडिट, राइट। एंड इनवेरिएबली नीरज, ये प्रॉब्लम थोड़ा कंपाउंड इसलिए ज्यादा हो जाता है कि अगर आप एक होम लोन को देखेंगे तो टिपिकली लॉन्गर टेन्योर लोन होता है, 20 साल 25 साल का लोन टेन्योर होता है, एक एसेट है जो अप्रिशिएट भी कर रहा है, तो आपकी इक्विटी रहती है घर में। जब आप पर्सनल लोन की बात करें या क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ये एक शॉर्ट टेन्योर लोन्स होते हैं और इनका एपीआर और इंटरेस्ट रेट लोन का बहुत ज्यादा होता है। अब इमेजिन करिए कि एक म्यूचुअल फंड पे आपको रिटर्न 12% मिलता है और एक क्रेडिट कार्ड पे आप 48% का एपीआर देते हैं, तो जिस हिसाब से ये लोन्स कंपाउंड होते हैं, राइट, और ये जो प्रॉब्लम को थोड़ा और इंटेंस कर दिया है ये डिजिटल लोन्स ने। जब आप देख रहे हैं कि 90% ऑफ द पर्सनल लोन्स ओरिजिनेटेड लास्ट ईयर वेयर स्मॉल टिकट पर्सनल लोन्स, स्मॉल टिकट मतलब 1 लाख से नीचे के वैल्यू के पर्सनल लोन्स, सो 90% ऑफ द एंटायर पर्सनल लोन्स ओरिजिनेटेड वेयर दी स्मॉल टिकट पर्सनल लोन्स। और ये स्मॉल टिकट पर्सनल लोन्स जो हैं ये एनबीएफसीज फिनटेक्स के थ्रू कंज्यूमर्स को मिल रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, विद फ्रिक्शन कंप्लीटली रिमूव्ड एट फ्यू क्लिक्स। आप देखते होंगे कि आप एक शॉपिंग कार्ट पे हैं फ्लिपकार्ट के, तो वहां पे एक आपको लोन का ऑप्शन आ जाता है, या आप एक शॉपिंग करने जा भी रहे हैं बिग बाजार या किसी स्टोर में, तो वहां पे इमीडिएटली आपको एक लोन का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये एम्बेडेड फाइनेंस भी जो इंटीग्रेट हो गया है इंडिया के लाइफस्टाइल में और क्रेडिट इकोसिस्टम में, ये प्रॉब्लम्स को तो और इंटेंसिफाई कर रहा है। और इंटेंसिफाई कहाँ कर रहा है, क्योंकि ये आप हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी मैक्रोज में आपको लगेगा कि 41% तो अभी भी हमारे पास रूम काफी है, क्योंकि यूएस 60% पे बैठा है, ऑस्ट्रेलिया 75-80% पे बैठा है, तो आपको लगेगा कि अभी तो हम 41% पे ही। प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो हाउस होल्ड डेट का होम लोन्स में एलोकेशन है वो सिर्फ 28-29% है। और यही नंबर आपके व्यूअर्स के लिए बता दूं नीरज कि यही नंबर यूएस में 70% ऑफ द हाउस होल्ड डेट इज इन होम लोन्स। इंडिया में ये नंबर सिर्फ 30% है, क्योंकि यूएस में बहुत हाई होम ओनरशिप डेंसिटी है और इंडिया में आपको पता है होम ओनरशिप डेंसिटी कम है और आगे वाले टाइम पे कम ही होती जाएगी, गिवन द फैक्ट दैट द रियल स्टेट प्राइसेस इन इंडिया आर एस्ट्रोनॉमिकल, और एक पर कैपिटा इनकम जो हमारी है 3 लाख की या जो भी है, उसमें लिटरली एक अफोर्ड करना टियर 3 में भी 1 बेडरूम अपार्टमेंट पॉसिबल नहीं है with the kind of multiples that we are talking about, right? So overall, in my opinion, what I am seeing is that we are becoming a very fast consumption driven economy. हमने एक अपने डेट को destigmatize कर दिया है. We are not averse to debt anymore, which is actually creating a problem in our debt servicing ratio of households, which is the stress is visible, and also what we are also seeing is, and last 2 years में एक पर कैपिटा डेट जो पर यूजर था वो 3.9 से 4.8 लाख बन गया। अब सोचिए आप, ये 23-24% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, और पिछले 2 सालों में हम सबकी यादाश्त 2 साल की तो बिल्कुल अच्छी है। वेज ग्रोथ क्या है? 10-11%। आई मीन काफी इकोनॉमिस्ट पिछले 10 साल का डेटा देते हैं, मैं तो सिर्फ आपको लास्ट 2 इयर्स का रिसेंट डेटा बता रहा हूँ कि पर कैपिटा डेट हैज गॉन फ्रॉम 3.9 लाख टू 4.8 लाख, जबकि वेज ग्रोथ क्या हुआ है? जबकि सिर्फ 10-11%, 12%। वो भी आप हायर साइड में बता रहे हैं। वो भी एग्जैक्टली, वो भी हायर साइड में बता रहा हूँ। तो आप ये देखिए कि आपके जो लेवरेजेस हैं दे आर ग्रोइंग फास्टर देन योर वेज, तो समथिंग समवेयर हैज गॉट टू गिव, राइट? तो यही एक स्ट्रेस है। दिस इज द गैप इन व्हिच द स्ट्रेस लिव्स। 1,44,000 करोड़ का 144 लाख करोड़ 144 लाख करोड़, करेक्ट। हाँ, उसमें से मोर देन 50% अनसिक्योर्ड है, नॉन हाउसिंग लोन जिसको बोलते हैं। हाँ, तो लगभग 75 लाख करोड़ हम मान लेते हैं वो है। बिल्कुल। अब मुझे आप ये समझाइए कि जैसे पुराने जमाने में कहते थे कि कर्ज लेके घी पियो, तो कोविड के बाद से लोग काफी कुछ कर रहे हैं कि हर चीज लेना है। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के जो नंबर्स हैं वो बहुत ही डरावने से दिखते हैं। क्यों इस पे इतना ज्यादा लोग ट्रैप में फंस रहे हैं? रीजन क्या देखते हैं? देखिए, रीजन इसके बिहेवियरल शिफ्ट है नीरज। सेकंड, अबंडेंस ऑफ क्रेडिट जो हम देख रहे हैं,
पहले accessibility to credit used to be very limited. You had to go to a personal loan or apply for a long credit card form to get a credit card and all. Fintechs have, solved and actually made credit accessible, made the process, removed friction from the entire borrowing process, right? But with that, of course, has come a little bit of problems as well in terms of the underwriting of these loans, which are given to people who are not that eligible or are barely starting. Because what they have done is, जो पहले personal loan का banks के through average होता था 2.5-3 लाख पर पर्सनल लोन, वो पर्सनल लोन वो अब फिनटेक्स की वजह से एवरेज डाउन हैज कम डाउन टू 65,000. तो एक डिरिस्क हुआ है फ्रॉम द टिकट साइज, लेकिन वो डिरिस्किंग टिकट साइज से भी हुआ है और दूसरा डिरिस्किंग हुआ है एपीआर से. अगर आप बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं तो वो आपको पर्सनल लोन 14%, 12%, 15% के रेंज में मिलता है डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट प्रोफाइल. नीरज, believe me if I tell you that मैंने कुछ लोन्स 1% एपीआर पे देखे डेली 1% एपीआर पे लोन्स देखे हैं मैंने. और स्टैंडर्ड एपीआर अगर आप एनबीएफसीज के क्रॉस, फिनटेक्स के क्रॉस देखेंगे तो स्टैंडर्ड एपीआर 25 से 30% के रेंज पे. तो डीरिस्किंग वहां उन्होंने ऐसे किए है और बोरोवर्स को एपीआर हाई करके दे दिया है, while they have solved for an immediate need. आज से 10 साल पहले मुझे अगर इंस्टेंटली 50,000 चाहिए थे तो मुझे कहीं से नहीं मिल सकते थे. और आज आपको अगर 50,000 चाहिए नीरज, तो मैं आपको 15 मिनट के अंदर यू कैन गेट 1 लाख प्लस लोन, मनी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट. So one has to pay something for the convenience as well, and that's exactly what we are seeing. So एक तो abundance of credit, second थोड़ा सा behavioral shift, जो मैंने पहले भी बताया कि जो डिस्टिग्मेटाइजेशन ऑफ डेट हो गया है. और एक थोड़ा फिलोसॉफिकल बोलूंगा नीरज, लेकिन एक आप देखिए कि ह्यूमन नीड है, वो ह्यूमन नीड ऑफ सिग्निफिकेंस है. और वो सिग्निफिकेंस की ह्यूमन नीड ये है कि that I have arrived in life and if my income can't support it, let my credit support it. In a way that मैंने एक आईफोन ले लिया, या मैं अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, ब्रांडेड क्लोथिंग पहन रहा हूँ, या मैं एक ईएमआई पे कार चला रहा हूँ जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ. तो एक नीड फॉर सिग्निफिकेंस जो हमारी सोसाइटी में आ गया है ड्यू टू सोशल मीडिया, ड्यू टू इंस्टाग्राम एंड द नीड फॉर वैलिडेशन जो हमारे जेनजीज में और अर्ली मिलेनियल्स में आ गया है, दैट हैज फ्यूल्ड दिस ग्रोथ, राइट? वेयर पीपल just to have a certain status in the society or among their friends, they're riding very high on their aspirational curve and buying things on impulse. Okay, so that has led to, and the third and the I would say last but not the least is the fact that we have a mix of, we are one of the youngest nations in the world. 65% of our population is below 35 years age, right? So while that gives you great dividends in terms of consumption, brand growth, opportunities and all, it also means that it comes with a little risk of financial education, literacy, wisdom, right? And that is making people vulnerable and getting into such loan traps, debt traps. रितेश, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अब से कुछ साल पहले, मतलब मेरे ख्याल में 2 साल पहले, राजीव जैन जो बजाज फाइनेंस के सीईओ थे, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि लोन ग्रोथ या बहुत ज्यादा हम डिसबर्समेंट इसलिए भी कर पा रहे हैं क्योंकि 1 क्लिक में लोन अवेलेबल है. इतना इजी हो गया है टेक्नोलॉजी की वजह से कि आप 0.1% ज्यादा भी चार्ज करोगे ना तो आदमी आपसे ले ले, क्योंकि उसको इजी है, 1 क्लिक टक से पैसा आ गया. बिल्कुल. एक दूसरा स्टेटमेंट रिधम देसाई का है जो मॉर्गन स्टैनली के हैं. उन्होंने एक बार इसी नंबर को कोट किया जो हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है सबसे ऊपर वाला, कि यूएस का हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी मोर देन 60% है. हम तो भी बहुत कम है, हमारे यहाँ तो कंजम्पशन की भयंकर ग्रोथ आनी बाकी है. आई एम नॉट जजिंग ऑन दोज स्टेटमेंट्स, बट इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरा तीसरा सवाल है कि क्या हम वेस्ट के तरीके से एक जो ये पर्सनल लोन वाला है इसकी दिक्कत में फंसने वाले हैं, ओवर लेवरेज कर रहे हैं विदाउट कंसीडरिंग कि हमारी इनकम क्या है. देखिए, कार खरीदना लोन पे इट्स जस्टिफाइड क्योंकि वो बड़े टिकट साइज की चीज है तो आप लोन लेते हैं, लेकिन 1-2 लाख रुपए की या मोबाइल फोन ही हमको ईएमआई पे लेना है, ये एक तरीके से जो आपने कहा ना कंज्यूमर के बिहेवियर में शिफ्ट है. और मुझे लगता है कोविड के बाद से लोगों को लगता है कि अब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आज ही ऐश करो जो करना है, लोन लो कैसे भी कर लो, बस. आपका क्या कहना है?
देखिए, you're right from an economist point of view, and even as a regulator, even as a government, I would say that I have a lot of room in terms of headroom, in terms of, the household debt to GDP. But the very factors that I'm saying are being ignored here, or not being kind of, considered right now, which is ये 41% का एक्सप्लोजन तब है जब मेरा क्रेडिट पेनिट्रेशन सिर्फ 24-25% पे है ऑफ द बैंकिंग पॉपुलेशन। आज इंडिया में 8 करोड़ ग्रेजुएट्स एवरी ईयर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जिसमें से 1 करोड़ को जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, तो नीरज, हमारे जो ओवरऑल मैक्रो डेटा पॉइंट्स हैं, दे आर beginning to look very fragile, to be honest with you. Even a largest economy like US is dealing with a debt crisis, where the unemployment rate is at an all-time high. The credit card outstanding has reached an all-time high, right? The consumer confidence has fallen, right? And आपने देखा ही होगा that even the rating, popularity rating of Trump is also sliding, right? So I think overall macroeconomically जो मैं geopolitics के हिसाब से भी देख रहा हूँ, मुझे थोड़ा concerning दिख रहा है। और वैसे में अगर India as an economy, it's good that we are growing our GDP on consumption, self-reliant, right? But economics 101, Neeraj, credit will boost consumption, savings will boost investments. ठीक है, और आप देखिए सेविंग्स अगर हमारा आप देखेंगे तो आज से 1 साल पहले हम 50-year लो पे थे हाउस होल्ड सेविंग्स, और वो थोड़ा सा ऊपर जाके 6% कुछ आ गया है, 6.5% आ गया है, बट स्टिल इट इज, वी यूज्ड टू बी अ सेविंग्स इकोनॉमी, वी यूज्ड टू बी अवर्स टू डेट, वी यूज्ड टू बी स्ट्रक्चरली अवर्स टू क्रेडिट, राइट? बट दिस ट्रेंड, which has shifted, and also the fact that there is still more credit penetration to be done, to be had, right? Fintechs are innovating almost every day. I'm from the industry, so I can tell you they're innovating almost every day. I'll just give you an example. As if fintechs were not enough, you have logistics companies now offering you loans, Neeraj. अभी जैसे शिप रॉकेट है या कोई that parking app जो है आपके पास, right? They are offering you loans. And why is Ship Rocket offering you data? Because Indian credit ecosystem has become all about data. Okay, so a logistics company clearly knows what are you ordering, what is being delivered, what is the value of the delivery, right? And they are profiling you on that basis. Even if you don't report your income or whatever it is, if they see that you're ordering from the Mintras, Flipkarts, Ajios of the world, and if you're ordering, let's say 2 lakhs worth of merchandise every month, or 1 lakh of merchandise every month, they can do their math and tell you, and they can do their math and tell that इसकी income 10 लाख तो महीने की होगी अगर 1 लाख के परचेजेस आ रहे हैं, या हाउसहोल्ड इनकम इतना होगा। उसके बेसिस पे when you go to their app to track your shipment, guess what? You're seeing the 10 lakhs ka loan offer. Right. So it has penetrated, it has almost become a lifestyle offering, okay? Where credit is being offered even before you can, think about buying a product, right? So this all is leading to a situation where, I'm seeing, why do you think the unsecured loans are growing at a 21% CAGR? Last 3-4 years, they've been growing at a 20% plus CAGR, right? They're growing because there's a clear demand for it. It's not that we are discounting the loans and giving it to lenders. In fact, giving it to borrowers. In fact, these loans, the interest rates are continuously increasing, right? But the demand is so high, right? That, it is flourishing and it will continue to grow. Agreed. Even आप किसी मर्चेंडाइज की वेबसाइट पे जाइए, 700-600 रुपए का भी अगर कोई आइटम है, वो भी EMI पे अवेलेबल है, और वो फाइनेंस भी कर रहे हैं। दैट इज रिडिकुलस। और किस तरह से वो ट्रैप कर रहे हैं लोगों को, और लोग ले रहे हैं। मजे की बात है, लोग ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लोग एब्सोल्युटली डिमांड है तभी तो। देखिए नीरज, वो कोई सामान बिकता तभी है जब उसकी डिमांड होती है, ठीक है? और दूसरी बात है, देखिए जो हमने क्या किया, मतलब वी आर ग्रोइंग एट अ पेस ऑलमोस्ट विद अ वेंजेंस। जो यूएस ने इतने साल में इतना क्रेडिट एक्यूमुलेट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है हम एक रेस में हैं
the way and the reason I say that is, Neeraj, I have lived in the US. I was in the same industry in the US. I did that for over 10 years. And, so I'm very familiar with what happened after every global financial crisis in the US and the reliance on credit. But having seen that market, which is known for over reliance on credit, Neeraj, if I'm telling you that in India, I'm beginning to see more fragility and more stress, take my word for it that I am looking at things on the ground. I agree. Correct. Actually, this is the really, really horrible thing. But anyway, अब ये है तो है, ये सच है एक, जिसको हम झुटला नहीं सकते, और ये हो रहा है. अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए आप, या किसी के हाथ में आप आईफोन देखिए ना, तो उससे एक बार पूछिए कि ये लोन पर है कि डाउन पेमेंट में है. मेरा अंदाजा है कि मोर देन 50% आपको बोलेंगे कि लोन. 70, Neeraj, as of right now, the data is anywhere between 74 to 75% of phones, smartphones, not just iPhones, all smartphones are sold on credit, EMI. 70%, आप सोचिए क्या नंबर है. तो ये तो हो गई एक लोन की जो समस्या है, उसको हमने इन डेप्थ समझने की कोशिश की. अब रितेश, हमें आप समझाइए कि जो आपका प्लेटफॉर्म है फ्रीड, ये हमें कैसे, मतलब आपकी जो ऑफरिंग क्या है, कैसे आप हेल्प करते हैं लोगों को? So, Neeraj, Freed start हुआ late 2020 में, okay? And I will just, also tell you a little bit of the story, the background, how it started, and what took it to that stage. Sure. Basically, COVID was the time, Neeraj, when the first cracks of stress started to be, seen, as in were visible. RBI ने moratorium announced किया, restructuring offer announced किया on the loans and all, right? And of course, there was a stress on the income side as well. But actually, वो systemic stress build हो रहा था काफी टाइम से, 2017-18 से. And if I go back another last 2-3 years, before COVID, तो if you remember, IL&FS crisis के बाद banks का जो shift हुआ on the retail side, okay? So that actually caused the shift, जब business loans में stress आया, corporate loans में stress आया, IL&FS crisis हुआ, तो banks ने थोड़ा अपना, retail loan book की तरफ थोड़ा सा focus किया. And by 2020, it had reached, almost 24, 22, 23% of the total bank credit was in the form of unsecured, okay? That number today lies at 33%. So you can imagine how fast we are growing. Overall bank credit का 33% unsecured में है, personal retail loans में है. So that's a massive number, right? And for the first time ever, 1.5 years ago, retail loan book, secured, unsecured, all combined, surpassed the corporate loan book. तो ये writing on the wall है. अगर आप देखें कि IL&FS क्राइसिस के बाद रिटेल पे फोकस हुआ, फिर पूरे रिटेल बुक ने कॉर्पोरेट बुक को सरपास कर दिया, कोविड के बाद पहला स्ट्रेस आया, तो I could really connect the dots and put the two and two together कि in a fastly growing credit economy like India, and also no structural relief or rehabilitation options available to a borrower. नीरज देखिए, आप अगर एक अनसिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन्स में तो चलिए एक लेंडर के पास ऑप्शन है कि वो ऑक्शन कर सकते हैं आपके प्रॉपर्टी को, सीज फोरक्लोज कर सकते हैं. Unsecured loans पे even RBI and even the Indian courts have made it very clear that your borrower didn't put a gun to your head to take a loan. You offered the loan to him, you underwrote him, आपका रिस्क था, आपने लोन दिया, और आप borrower अगर लोन नहीं दे पा रहा है तो आप उसको हरास नहीं कर सकते, अब्यूज नहीं कर सकते, थ्रेटन नहीं कर सकते. आप उसके ब्यूरो स्कोर को खराब कर सकते हैं रिपोर्टिंग एवरी मंथ करके कि वो डिफॉल्टर है, चाहे लोन नहीं दे रहा है, राइट? But what I also started to see during COVID was and you brought out that incident of, what happened, on a tractor loan in Jharkhand, where the poor girl was mauled over, right? Was run over by a tractor, by a collection recovery agent. These stories are happening in nook and corner of India almost every day. At Freed, we have saved many suicides, we have saved many divorces, we have saved many families from breaking, okay?
because it's really a not a problem of an individual. सबसे पहले तो it's not a balance sheet problem. अगर आप balance sheet problem देखेंगे तो banks के लिए balance sheet problem हो सकता है, लेकिन for an individual it is not a balance sheet problem. Debt is a very very negative emotion. एक डेट है, बड़ा एक नेगेटिव फीलिंग्स लेकर आता है. अगर आप देखें तो स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारा डेट में एक एक तरह से मिला हुआ है. डेट इज नॉट अ हैप्पी फीलिंग. You ask a billionaire when he gets a credit card message that you have a 100 rupees outstanding on your credit card, that's not a happy message. अगर आउटस्टैंडिंग वर्ड ही हैप्पी नहीं है, मतलब इट हैज अ वेरी नेगेटिव कॉनोटेशन टू इट, राइट? सो डेट इज नॉट अ हैप्पी इमोशन, राइट? सो it brings a lot of stress to an individual, and there is no individual here. There are families attached to the individual. If you look at the human side of it, right? It could be an early jobber with a dependent parents, or it could be someone who is, with very small kids who are actually depending on, the life, the what this guy will be earning, and the financial decisions that he makes, right? What really makes this problem even worse, which actually led me to start this, and is that in Indian borrowers, Neeraj, there is no safety net. There is no resilience layer. आपकी इनकम अगर 2 महीने के लिए इम्पैक्ट हो जाती है तो आप सीधे लोन्स पे आ जाते हैं, बिकॉज कोई सेफ्टी नेट है नहीं, आपकी सेविंग नहीं है, राइट? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जॉब वेज ग्रोथ ज्यादा नहीं है. And when I started to see all that problem and knowing that US में this is a $50 billion annual industry. So imagine if the size of that market is that high and that big, with more than 100 players, in the US, and it's a 25, 23, 24-year-old industry. It was very obvious choice to launch something like this in India. And I utilized that time just immediately, after the, first wave. There was a lockdown, people were available, I could reach out to the MDs and chairmen of the bank. That was a good time, you could reach out to anyone, people were available to talk, and they were all very humane and empathetic and very willing to contribute, and so and I utilized this time to actually do a lot of legwork, survey, research for a need of this platform, and also the value that this platform can create for the ecosystem. See, we are not, while we are borrower facing, we help borrowers, but in a way, Neeraj, what we're also doing is helping the lenders recover that bit as well, okay? And amicably, okay? Not by force, but by but by aligning with the borrower's affordability and timeline. Lenders are also recovering that money from the borrower, so borrower is coming out of this program with dignity. Right, so that all led, and also the growth in personal loans, and I think the timing was right, and that's how Freed was started in 2020. तो रितेश हमें ये समझाइए सब एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि एक व्यक्ति है जिसके पास 1 लाख रुपए, उसने 2 लाख लोन लिया था और अब वो पे नहीं कर पा रहा है और उसको कॉल्स आने शुरू हो गए, तो उसने देखा कि फ्रीड नाम का एक प्लेटफॉर्म है जो हमारी मदद कर सकता है. उसने कहीं से भी उसका नंबर निकाला, वेबसाइट से, गूगल करके या ब्रांच में कहीं भी देख के उसने नंबर निकाला, उसने आपको फोन किया, आपने कहा आ जाओ हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. वो आपके पास आया, तो बंदा आपके पास आ गया है, लोन उसका सब एग्जाम्पल के लिए पे 1 लाख रुपए उसका लोन है जिसकी वो EMI नहीं भर पा रहा, 20-25 हजार रुपए उसने केवल भरे हैं. अब मुझे यहाँ से एकदम सिंपल लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप की क्या प्रोसेस लेते हैं आप? श्योर. सो देखिए, जो डिस्कवरी स्टेज है, जैसे फ्रीड के बारे में पता कैसे चल रहा है बोरोवर्स को, तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमारे काफी फिनटेक पार्टनर्स भी हैं जो लोन जब डिस्कार्ड कर रहे हैं वो किसी बोरोवर को, तो एक बोरोवर को ऑप्शन पे दिखा रहे हैं कि आप फ्रीड डिस्कार्ड कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी डिफॉल्ट्स हैं, तो उसको फ्रीड का नाम वहां पता लग रहा है, या गूगल पे पता लग रहा है, या फेसबुक पे पता लग रहा है, राइट? तो वो बोरोवर जब मेरे पास आता है, और मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं एक हमारे आइडियल कस्टमर प्रोफाइल का, उससे थोड़ा एग्जांपल्स और इजी हो जाएंगे. तो पर बोरोवर, नीरज, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे डेट आ रहा है, आउटस्टैंडिंग डेट जो डिलिंक्वेंट है, जो ऑन इन डिफॉल्ट है, वो है 5,50,000 पर बोरोवर. ठीक है, तो अब आप इमेजिन कीजिए कि 5 लाख का डेट है और ये एक लेंडर के साथ नहीं है, ये करीब 5 या 6 लेंडर्स के साथ है. ठीक है, और जब वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आता है तो हमारा तो फर्स्ट थिंग इज क्रेडिट पुल, वेयर वी इवैल्यूएट हिज क्रेडिट, वी लूज अ लॉट ऑफ टेक,
and started using AI there as well to understand the borrower profile, पूरी credit journey, क्या हुआ जो वो स्ट्रेस में गया, स्ट्रेस ट्रिगर्स पता लगाने की कोशिश करते हैं, बोरोवर का इनकम पता करते हैं, और हमें उसका पूरा उसका कच्चा चिट्ठा बैलेंस शीट सामने आ जाता है कि या तो जॉब लॉस हुआ है या ओवर बोरोइंग कर ली है। तो अब मुद्दा ये आता है कि ठीक है, आपको डेट फ्री होना है, विच इज अ गुड थिंग, आपको अपने डेट को पीछे करना है, आप एक रिस्पॉन्सिबल बोरोवर बनना चाहते हैं। आप उससे ये भी बोलते होंगे ना कि डॉक्टर और लॉयर से झूठ नहीं बोलना चाहिए, और इस प्लेटफॉर्म पे भी नहीं बोलना चाहिए। तीसरा प्लेटफॉर्म ये जहां पे आपको बिल्कुल सच सच बताओ क्या हुआ था। बिल्कुल। अब ये हमारा नीरज लाइन सिंपल है, देखिए, दैट you cannot get out of this problem by doing the same things what you did earlier, so you have to do things differently, and the start is a realization कि I'm in trouble, now let's see what can be done, ठीक है ना। तो अब जब हमारे, बिल्कुल आपने सही एनालॉजी दिया कि एक डॉक्टर और लॉयर के पास जाके आप झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो हमें वो वल्नरेबल है। देखिए नीरज, हम बोरोवर्स को जज नहीं करते हैं, वी आर अ रिलीफ प्लेटफॉर्म, सो आवर जॉब इज टू नॉट जज द बोरोवर, बिकॉज एवरीबडी वी फील डिजर्व्स अ सेकंड चांस। आपने गलतियां की है, सेकंड चांस आपको मिलना चाहिए। अब कॉर्पोरेट्स को जब सेकंड चांस मिल रहा है, उनके डेट रिस्ट्रक्चर हो जाते हैं, 80% वेव हो जाता है, तो ये रिटेल बोरोवर्स को क्यों नहीं मिलना चाहिए? उनकी तो पूरी जिंदगी 28 to 29 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल है, उसकी पूरी जिंदगी उसके आगे, राइट? करेक्ट। तो सबसे पहला हमारा काम होता है नीरज, उसका क्रेडिट प्रोफाइल असेस करके, क्रेडिट रिपोर्ट चेक करके पता करना कि स्ट्रेस ट्रिगर्स क्या हैं और कौन कौन से लोन हैं, कौन कौन से लेंडर्स हैं, राइट? उससे हमें पूरा आइडिया हो जाता है कितने बिहाइंड हैं वो पेमेंट्स में, कितने पीछे हैं, 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जो भी है, राइट? नाउ वी अंडरस्टैंड कि अगर 5 लाख का डेट है तो उसका नॉर्मल, अगर वो if he was on time, if he was actually on time on his payments, his EMI would have been 20-25 हजार के बीच में। अब वो 20-25 हजार उसके पास नहीं है, that is the reason why he is in default, ठीक है? तो क्वेश्चन बनता है ये कि आप 20-25 हजार तो नहीं दे सकते हैं, आप कितना कमिट कर सकते हैं सेव करना for this program to become debt free in, let's say, 18 months, 24 months, whatever it is. So on an average we have seen borrowers saying, customers saying that हम 10 से 12 हजार हर महीने बचा सकते हैं अगर हमें पता लगे कि हम इस प्रोग्राम से डेट हमारे बाहर निकल, हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, ठीक है? पहला स्टेप वो है, ठीक है? अब आप एनरोल कीजिए हमारे प्रोग्राम में, और हम क्या करते हैं, इन लोगों के लिए एक स्पेशल पर्पस अकाउंट सेटअप करते हैं नीरज। और ये स्पेशल पर्पस अकाउंट कहां सेटअप होता है? ये सेटअप होता है एक ट्रस्टी के पास, जो थर्ड पार्टी ट्रस्टी है, उसके पास ये अकाउंट सेटअप होता है हर बोरोवर के लिए डिजिटल। तो वो अपना एक मैच करते हैं अपने अकाउंट से फॉर दैट 12,000 दैट दे आर कमिटिंग टू सेव एवरी मंथ टू बिकम डेट फ्री। अब फर्ज कीजिए कि ये 12,000 हर महीने वो जमा कर रहा है, तीसरे महीने हमारे पास एक 35-40 हजार का कॉर्पस इकट्ठा हो गया, ठीक है? हमने बोरोवर का पहला सबसे लोएस्ट लोन उठाया, वो लोएस्ट लोन लेट से 50 हजार या 60 हजार का है, ठीक है? और उस 60 हजार में वो ऑलरेडी 6 महीने 7 महीने से उसने पेमेंट नहीं की है, हमारे पास आया तब भी वो 4 महीने से पेमेंट उसने नहीं की हुई थी। अब जब ऐसा लोन हम उस लेंडर के पास लेके जाते हैं और बोलते हैं कि ये बोरोवर हमारे प्लेटफॉर्म पे आया है, एक हार्डशिप है, आप कितने में इसको रिजॉल्व करेंगे? तो नीरज, हमारा स्टैंडर्ड सेटलमेंट रेट ऑन द प्लेटफॉर्म इज 45%। मतलब lenders are taking a 55% haircut on the outstanding and willing to settle the loan for 45%. It's too high. आप देखिए, अब मैं आपको एक और डेटा पॉइंट देता हूं कि ये क्यों हाई नहीं है। आज अगर आप एनपीए जो 90 डेज डिलिंक्वेंट अकाउंट्स हैं, उनके ऊपर अगर बैंक्स का कलेक्शन एफिशिएंसी आप देखेंगे लेंडर्स का, दैट इज barely at 20%। तो आप सोचिए 20% का एनपीए कलेक्शन एफिशिएंसी को इंप्रूव करके मैं उनको 45% दे रहा हूं, और उस 20% पे भी जो बैंक कलेक्ट करता है, उनको कलेक्शन एजेंसीज को 15 से 20% कमीशन देना पड़ता है। वाह। तो एक बैंक के पास नेट क्या आया? 15 से 16 रुपए ऑन 100 रुपीज बैड लोन। मैं उनको दे रहा हूं 45 रुपीज, प्लस बैंक डज नॉट हैव टू पे मी एनीथिंग because we don't charge the banks. We are a borrower facing platform. We don't charge the banks because we want that leverage with the banks, because we can't charge both the parties. We charge the borrower, we don't charge the banks. So that way we can negotiate the best rates from the bank on behalf of. So क्या बैंक 45% पे जनरली एग्री कर जाते हैं? उन्होंने मान लिया कि फ्रीड वाले आएंगे तो 45% तो दिला ही देंगे, ये स्टैंडर्ड रेट होगा कि उस पर बार्गेन चलता है थोड़ा कि
नहीं थोड़ा देखिए ज्यादा कराओ। देखिए नीरज, अब हमें करीब 5वां साल है बिजनेस में, ये तो आप ये लगाइए कि एवरीथिंग इज अ स्टार्ट। पहले जब आपने शुरू किया तो हमें नहीं पता था इंडिया में 45% में सेटल होगा कि नहीं होगा, बिकॉज यूएस का बेंचमार्क इज 45 to 50। हमें नहीं पता था कि इंडिया में 45% पे सेटल होगा कि नहीं। लेकिन जब लोन्स धीरे धीरे सेटल होते गए, अब हमने लाखों लोन सेटल कर दिए हैं, तो वी कैन टेल यू फ्रॉम बैकग्राउंड, फ्रॉम एक्सपीरियंस अक्रॉस टाइप ऑफ लेंडर्स, बैंक्स टू एनबीएफसीज टू ऐप लोन्स एंड एवरीथिंग, that the standard settlement rate is right around 45%. It also, works economically for the banks to do this, because अगर 9 से 12 महीने में उस लोन पे मुझे 45% मिल रहा है, तो मुझे सबसे पहले तो 90 डेज के बाद मैंने एनपीए उसको डिक्लेयर किया, 6 मंथ्स के बाद मुझे उसको राइट ऑफ करना है, और राइट ऑफ करने के बाद एक सम पॉइंट इन टाइम मैं हो सकता है एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को उसको बेच दूं, या डेट बायर को वो लोन बेच दूं। तो जब वो बिकता है तो वो बिकता है 5 से 10 सेंट पे। तो बैंक के लिए तो एक विन विन प्रोपोजिशन है, बिकॉज जो ब्रांड इक्विटी बैंक की बिल्ड हो रही है, when we tell the borrower that such and such bank has accepted the settlement offer and they are willing to help you participate in this relief program, तो borrower के लिए भी एक ब्रांड इक्विटी बिल्ड होती है, राइट? एम्पैथी borrower को भी लगता है कि बैंक ने दिखाई मेरे लिए। क्योंकि दूसरा साइड क्या है? नहीं, दूसरा साइड ये है कि कलेक्शन वाले आपके घर पे पहुंच जाएंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे। तो इमेजिन जो बैंक का ब्रांड इक्विटी का जो लॉस भी हो रहा है, बिकॉज आज मैं कलेक्शन एजेंसी को नहीं जानता हूं, कलेक्शन एजेंसी कॉल कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ सच एंड सच बैंक, सच एंड सच एनबीएफसी, राइट? तो जो ब्रांड का लॉस हो रहा है वो मतलब वो कलेक्शन एजेंसी इज एग्नोस्टिक, राइट? आई मीन अल्टीमेटली तो ब्रांड लॉस जो हो रहा है वो एक लेंडर का हो रहा है। तो दिस इज अ वेरी ह्यूमेन एंड वेरी एमिकेबल ऑफर and a win-win for the ecosystem that we are also trying to create, right? So, for the entire lending जो है and the borrowers both. रिकवरी एजेंसी का बिजनेस बंद कराने की मूड में है आप? नहीं देखिए नहीं इट्स अ गुड थिंग, अगर वो बंद हो जाए तो उसमें वो बहुत ही अच्छा सिस्टम नहीं है। नहीं देखिए, हम किसी का we are not here to देखिए नीरज, we are not here to eat anybody's lunch, and I'll tell you क्या है इसमें। एक बहुत ही अगर आप देखेंगे कि पूरी जो कलेक्शन इंडस्ट्री है ये दो चीजों पे चलती है, इंटेंट और कैपेसिटी पे। दे आर वांटिंग टू गेज द इंटेंट ऑफ द पर्सन टू पे, और दे आर वांटिंग टू एंगेज द कैपेसिटी, गेज द कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू पे। जहां पे इंटेंट है वहां कैपेसिटी नहीं मिल रही है, जहां कैपेसिटी है वहां इंटेंट नहीं है देने का। दैट इज द लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम दैट कलेक्शन एजेंसीज हैव बीन फेसिंग फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। एक चीज मुझे और बताइए, हाँ, मान लीजिए कोई आदमी बहुत चतुर सयाना है, हाँ, उसको ये पता चल गया, अब जो शो देखेगा तो और पता चल जाएगा उसको, श्योर यार 45% पे काम हो सकता है, ठीक है, इंटेंशनली वो लोन नहीं पे कर रहा है, ठीक है, और उसको पता है कि 3 किस्त मिस करेंगे तो 90 डेज होने वाले हैं, अब हम चलते हैं फ्रीड के पास, ठीक है। तो हाउ यू वीड आउट कि यार ये वाला आदमी सही नहीं है, ये तो जानबूझ के और फिर मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर है, कैसे डिसाइड करें? तो इसके मैं आपको दो पार्ट्स में इसका आंसर करता हूं नीरज। पहला पार्ट ये है कि लेट्स टॉक अबाउट द बोरोवर, विल कम टू व्हाट फ्रीड डज। पहले बोरोवर की बात करते हैं। तो जो बोरोवर हमारे प्रोग्राम में एनरोल कर रहा है नीरज, वो क्यों एनरोल कर रहा है? क्योंकि उसको कभी ना कभी लोन वर्दी वापस होना है, अदरवाइज तो कोई पॉइंट नहीं है। अदरवाइज तो मैं बिल्कुल डिफॉल्ट पे रहता हूं, मेरे को लोन आगे लेना ही नहीं है, तो उसको वापस से लोन वर्दी होना है। सेटलमेंट 45% पे हो रही है, फीस की, फ्रीड की फीस 15% है, तो 60% तो मैं ऐसे भी पे कर रहा हूं, राइट? और मैं एनरोल क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे वापस से लोन वर्दी बनना है। क्योंकि देखिए, डेट रिलीफ में एनरोल करने से, सेटलमेंट में प्रोग्राम में हमारे साथ एनरोल करने से आपका क्रेडिट स्कोर खराब होता है, ठीक है ना? बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि अगर आप रीपे नहीं कर पा रहे हैं तो आपका लोन आपका खराब होगा। तो एक बोरोवर जो मेरे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है नोइंग वेल कि उसका स्कोर खराब होगा एंड इज विलिंगली साइनिंग अप फॉर इट, नोइंग वेल कि मैं 18 महीने एक डिसिप्लिन प्रोग्राम में रहूंगा और 45 प्लस 15% तो मेरे को देना ही देना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, और हर महीने में सेव करूंगा, तो वो एक काउंटर इंट्यूटिव बन जाता है। इसलिए हमारे लोग प्लेटफॉर्म पे डिफॉल्टर्स आते ही नहीं है, पहला तो वो। दूसरा, अगर कोई आ भी गया नीरज, तो हमारे पास जो अंडरराइटिंग चेक्स हैं, एलिजिबिलिटी चेक्स हैं, हम क्या करते हैं कि किसी भी लोन में अगर आपने गुड फेथ पेमेंट्स नहीं की हुई हैं, तो वो हम पेमेंट्स देखते हैं 3 या 4 पेमेंट्स होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है ना? और एक पैटर्न दिखता है हमें
कि आप इसी लोन पे आपने इंटेंशनली लिया डिफॉल्ट करने के लिए, those borrowers are screened out immediately. We see a holistic, offering where a stress trigger could be seen and could be seen across the accounts in a pattern, right? अगर कोई borrower ने एक लोन लिया है और एक भी EMI पे नहीं किया है, तो वो हमारे प्रोग्राम में ऐसे भी एनरोल नहीं कर पाएगा, बिकॉज एलिजिबिलिटी गाइडलाइन से वो चेक से बाहर हो जाएगा। तो हम भी उन्हीं कस्टमर्स को एनरोल करते हैं जहां हमें पता है कि एक जेन्युइन रीजन फॉर हार्डशिप आया। और देखिए कोई भी डिफॉल्ट से पहले नीरज, कहानी जो स्ट्रेस की है वो 12-18 महीने पहले शुरू हो जाती है, राइट? ठीक है, 12-18 महीने पहले एक मिसस्टेप, एक मेडिकल इमरजेंसी, एक जॉब लॉस, एक बिजनेस स्लो डाउन कहीं ना कहीं कॉमन है अक्रॉस ऑल आवर कस्टमर्स। और जहां पे भी वो कहानी मैच नहीं कर रही है, वो हमारे सिस्टम में कस्टमर एनरोल नहीं कर रहा है। मोटी बात ये है कि अगर वो 1.5 से आना तो आप 2 से आने हैं, बेटा बच के जाओगे कैसे? अच्छा ये तो अपनी टीम में आपने कुछ सीक्रेट एजेंट भी भर रखे होंगे क्या? जरा इसको पता करो यार, ये ज्यादा होशियार बंदा है, मेरे को समझा रहा है, ऐसे देखिए आजकल फाइलिंग करते हैं क्या? द बेस्ट थिंग इज नीरज की जो आजकल डेटा और एआई और मशीन लर्निंग ऐसे ऐसे काम कर देती है जो एक ह्यूमंस नहीं कर पाते, ठीक है ना? तो वो अपने आप ऑलरेडी हमने काफी मॉडल्स अपने यहाँ पे डेवलप कर लिए हैं जो एक बोरोवर का ट्रेंड, एक बोरोवर का क्रेडिट प्रोफाइल, इनकम प्रोफाइल चेक करके पूरा स्पेल आउट कर देता है कि इस बोरोवर का स्कोर क्या है, इस प्रोग्राम में ग्रेजुएट करने का प्रोपेंसिटी एनालिसिस का क्या स्कोर है, इनकम कितनी है, कहाँ काम कर रहा है, कंटिन्यूटी ऑफ इनकम क्या है। तो we're relying a lot on technology and AI as well, thankfully with the data and the fintech rails available in India, thankfully, with so much of public data points available about an individual, that these decisions are very, are not human led. It's very, statistically proven based on past data, trends and all. So we rely on technology a lot. लेकिन हम एक technology enabled business है नीरज. We are not a tech led debt relief platform, because debt relief platform एक ह्यूमन बॉट से और एक चैट बॉट से नहीं चलता। वी हैव 400 पीपल वर्किंग फॉर अस, in Gurgaon and Bangalore we have 2 offices. So it's a very empathy led, counselor led, support led business, right? So and all these guys are there in the system so they can talk to the borrower at the times of need. अब जैसे आज रात को 9 बजे if I am running late from work and a collection guy has shown up, has started to threaten my, let's say my wife, and my kids are scared and all, that is the time when this guy needs help, and he will call someone. So you are on 24/7, anytime anybody. We are not on 24/7, but we provide coverage till almost 8-9 p.m. Okay. And what we have also done, Neeraj, is especially for because one thing that I underestimated for the Indian market was the collection nuisance, was the intensity with which collection activities can carry out, right? And I think the structural problem is in the incentivization, the way incentives are made out. See, collection wale, it's not that they're evil people, right? The problem is that they don't make money if they don't collect. They also have a family to feed, right? And right. So structurally something has to change, Neeraj, where more humane and empathy-led collection practices, because if India has to indeed become a consumption economy fueled largely by credit, some structural reforms need to be done to safeguard the borrower's interest, right? From such, collection abusers, harassment and all. Because in the US, which is a very large credit economy, UK, Australia, all these Western economies, matured economies, Neeraj, if you look at it, they're very high on consumer interest, right? Very customer savvy. There's a very strong debt collection practices act in US, UK, everywhere. एक मुझे छोटा सा डेटा बताइए कि जितना ये लोन है पर्सनल वाला, वो क्रेडिट कार्ड हो या डायरेक्ट हो, अप टू 5 लाख तक वाला, इसमें कितना परसेंटेज लोन ओवरऑल इंडस्ट्री का आपके जैसे लोगों के सेटलमेंट में जाता है? देखिए, सेटलमेंट तो अभी भी नीरज इंडिया में थोड़ा इट्स अ नेसेंट स्टेज, आई वुड स्टिल से, वी आर बिल्डिंग अ कैटेगरी, बिल्ड हो रही है,
I can tell you that roughly 30 days and beyond delinquency, NBFCs, personal loans, fintechs at least, right, are in trending in the range of 8 to 10% that goes into collection. Okay. And if it's going into collection, and imagine, that number only increasing month after month, quarter after quarter, right? We are currently, I can tell you what we are settling on our platform. We are almost settling 30 crores of debt every month. Okay. And that's growing at a 10-15% month on month. And we are enrolling almost 250 crores in stress debt every month. Okay, 250 करोड़ का डेट हम स्ट्रेस डेट एनरोल कर रहे हैं और करीब 30 करोड़ डेट एवरी मंथ प्लेटफॉर्म पे सेटल भी हो रहा है. So you are saying 2-3 very important thing. 8 to 10% ये delinquency में जा रहा है. रन रेट इसका मंथली बढ़ रहा है और आप खुद ही 300-400 करोड़ का ये कर रहे हैं. अब मुझे इसी कॉन्टेक्स्ट में ये समझाइए कि आपका बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या है, और चूंकि वेरी नेसेंट स्टेज में है तो फिनटेक और ये प्लेटफॉर्म किस तरह से ग्रो करेंगे डाउन द लाइन 5 इयर्स, और आप अपने को कहाँ देखते हैं? देखिए, पहले तो एक मैं बात करता हूँ टॉप ऑफ द फनल जो एनरोलमेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे हो रहा है. तो अभी अगर हम 250 करोड़ पे हैं मंथली, हम विच एनुअली आपको 3000 करोड़ का नंबर दिखेगा, तो वो करीब ऑलमोस्ट $300 मिलियन का है. बट वी आर ऑन ट्रैक टू एनरोल $1 billion in debt in the next 18 months. Almost लगाइए आपकी 9,000-9,500 crore in the next 18 months. That is a growth trajectory that we're looking at because there is a huge demand. AUM जो platform पे हम debt enroll करते हैं, almost Neeraj, every month has been growing at a 10-15% month on month, right? And there is a lot of expansion of tech and AI and partnerships that we are doing on the platform to actually boost that capacity to onboard more customers. That's one. Second, what is the volume of settlements that we can get to and what percentage of the total bad debt that we can acquire as a platform, Freed? तो देखिए नीरज, आपको मैं एक एनालॉजी देता हूँ. we are not trying to become an Uber challenging the entire taxi market. Okay? If you say taxi market as collections, बैंक का post lending agents जो हैं, हम बोल रहे हैं Uber भी रहेगा, टैक्सी भी रहेगी, बस भी चलेंगे, ट्रेन भी चलेगी, मेट्रो भी चलेगा. लेकिन Uber तो अब आ गया है, तो ये Freed आ गया है जो for the first time in the Indian ecosystem, financial services industry, we are a borrower facing debt relief platform. क्योंकि अभी तक सारे measures जो भी हो रहे थे lender agent, lender focus थे. हम पहले हैं जो borrower की तरफ से, and that is where the intent of the borrower to resolve it, right? That's why we are able to deliver better results even to the lenders in terms of customers who have enrolled with us, because we are very high on intent. Customer who enrolls with us, we know कि उसने इंटेंट, अब उसने फैसला ले लिया है कि इनफ ऑफ इट, अब मुझे सॉल्व करना है इसको. एंड देन ऑल इज लुकिंग फॉर इज एक स्ट्रक्चर्ड पाथवे, एक कंपनी से जिसमें मैं ट्रस्ट कर पाऊं, जो लेंडर एजेंट नहीं है, जो मुझे समझेगा, मुझे जज नहीं करेगा और मुझे गाइड करेगा. बिकॉज इट्स नॉट ट्रांजैक्शनल नीरज कि आप आए, आपने 60% बचाया, 45 लेंडर ले गया, 15 फ्रीड ले गया. ये एक सिर्फ ऑप्टिकली देखने में लगता है, लेकिन ये जो जर्नी है एक बोरोवर की 18 महीने की, 24 महीने की हमारे साथ, उस जर्नी में वो कहते हैं ना, आग का दरिया है, डूब के जाना है. क्योंकि हर महीने उस बोरोवर को कुछ ना कुछ नई चीजें, कलेक्शन नोटिस आ गया, कभी लीगल नोटिस आ गया, कभी आर्बिट्रेशन नोटिस आ गया, कभी कलेक्शन गून्स आ गए दरवाजे पे, आपके बदतमीजी कर रहे हैं. So to safeguard the borrower from all these externalities जो उसको face करनी पड़ती है unfortunately, right, is also the humane side of the business, how we are helping them and their families rebuild that confidence so that they can live with dignity. Because यहाँ पे problem क्या है, उसकी dignity challenge हो रही है. See, आदमी एक extreme step कब लेता है नीरज? Extreme step तब लेता है जब उसकी dignity challenge हो जाती है. आई एग्री. सो बहुत छोटा सवाल, नेक्स्ट 5 इयर्स में आप फ्रीड को कहाँ देखते हैं?
देखिए नेक्स्ट 5 years में नीरज, द लुकिंग एट द वे द क्रेडिट इज ग्रोइंग इन इंडिया, वी want to do want to be the synonymous word for debt relief in India. थिंक डेट रिलीफ, और जब कोई डेट बिगड़ जाए तो फ्रीड सोचिए, लोन की टेंशन अगर हो गई तो फ्रीड सोचिए. सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू पोजीशन आवरसेल्फ एज. एंड आल्सो जो मैंने आपको बताया, एक डेट खराब हो गया, पेमेंट्स में पीछे हैं, तो हम उसको हेल्प तो आपको कर ही रहे हैं बाय रिजॉल्विंग दैट डेट, सेटलिंग द डेट विद द लेंडर. वी आर आल्सो हेल्पिंग कंसोलिडेट मेनी कस्टमर्स by taking all their high interest rate loans, and these are for current customers जो कभी behind नहीं गए हैं लेकिन कभी भी behind जा सकते हैं. That's my debt consolidation product. We are also doing about good 20-30 crores in consolidation there as well. Now we are building a top layer which is prevention. So Neeraj, prevention, care, cure, एक पूरा overarching theme Freed का रहेगा, where we will become more of a liability management and debt relief platform as well. So spot your vulnerabilities earlier. अगर आपको लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा obligations बढ़ गए हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि एक one has to draw a line, एक लक्ष्मण रेखा. वो लक्ष्मण रेखा क्या है? आपके टेक होम इनकम का, अगर आपका EMI शेयर जो भी आपके obligations चल रहे हैं वो अगर 40-45% ब्रीच कर जाता है तो कहीं ना कहीं एक रेड फ्लैग आ गया है. तो एक देयर इज ए नीड फॉर एजुकेशन नीरज. तो आप देखेंगे अगले कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में, there'll be a very strong pillar of education and awareness that we will build around Freed, to educate borrowers to not fall in this trap. और अगर आप इस ट्रैप में God forbid आ गए हैं तो don't hesitate, talk, reach out for help that is available. उबर के जो ग्लोबल सीईओ हैं खुशरो दाराशाही, उन्होंने एक बार ये कहा था कि अंडर द सन ऑल रोड्स आर माई टैंग. टोटल एड्रेसेबल मार्केट, दुनिया में जितनी सड़कें हैं सब पे उबर की टैक्सी चलनी चाहिए. तो सोच तो खैर ये होनी चाहिए कि दुनिया में जितने बोरोवर से सब मेरे क्लाइंट हो सकते हैं, क्योंकि कब नहीं, लेकिन ये थोड़ी अपॉर्चुनिस्ट सोच होगी. नहीं, ये होता नहीं है ये, बट कंपनी का टैगलाइन यही होता ना कि बैंकर ऑफ द कंट्री. कोई एक बैंक थोड़ी सबका बैंकर हो सकता है, लेकिन टैगलाइन देते हैं. मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये सवाल कम आइडिया ज्यादा है. क्या आप ऐसी भी कोई सर्विस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं कि जो भी लोग हैं बोरो कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हर आदमी जीवन में कभी ना कभी किसी चीज के लिए बोरो करता है, वो आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन करा ले अपना बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे, और आप उसकी प्रोफाइलिंग करते रहें और उसको ये बताएं कि अब आप लोन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, कितना ले, कब ले, किस चीज के लिए लें. एक ऐसी कंसल्टेशन सर्विस जो बहुत नॉमिनल चार्ज में हो सकती है, तो इससे बहुत बड़ा एनमॉस आपके साथ आ सकता है कि फ्रीड वाले हमें बताते रहते हैं कि भाई तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो, तुम्हारे इस महीने में ज्यादा खर्चा हो गया. यू कैन एडवाइज देम. कुछ ऐसा सोच रहे हैं आप? नीरज, बहुत टाइमली आपने सजेशन भी दिया है, और आप देखेंगे अप्रैल एंड में आई विल कॉल यू. हमारा यही ऐप प्रिवेंशन लेयर वाला लॉन्च में जा रहा है, जो एक पर्सनल फाइनेंस स्पेशली रिलेटेड टू डेट, करेक्ट, एक एडवाइजरी बनेगा कस्टमर्स के लिए, वेयर वी विल बी एबल टू टेल देम, alert them, red flag them whenever we see that a certain level of EMI is getting breached, or whenever there is or whenever they need to take a loan, we are able to advise them. See नीरज, जो हम नहीं करना चाहते हैं इन बिजनेस, आई विल टेल यू कि मैं लोन नहीं देना चाहता, ठीक है, बिकॉज इट विल बिकम वेरी काउंटर इंट्यूटिव फॉर द प्लेटफॉर्म कि रिलीफ दे रहे हैं एक हाथ से और एक हाथ से लोन दे रहे हैं. तो हाँ, लेकिन उस लोन में जो अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो we will be able to counsel and advise you that this makes sense for you or not. Okay. और अगर हमें लगता है कि वो एक EMI, एक डेट टू इनकम रेशियो वाला EMI लेवल ब्रीच कर रहा है, थ्रेशोल्ड ब्रीच कर रहा है, तो हमारा सिस्टम फ्लैग कर सकता है. ये एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है और एक क्रेडिट इनसाइट प्रोडक्ट है, built purely from a lens of debt relief so that you don't fall in the debt trap. तो आप बहुत जल्दी ये देखेंगे, प्लेटफॉर्म में लॉन्च होगा. In about 6 weeks, I would say, it will be available to many Indian borrowers, who download our app and interface with it. Very perfect. क्योंकि पर्सनल फाइनेंस के लोग मतलब समझते हैं सिर्फ म्यूचुअल फंड खरीद लो,
शेयर मार्केट में लगाओ, एसेट इन्वेस्टमेंट कर एलोकेशन, लो, हाँ हाँ, इसकी correct. बहुत एडवाइजरी चलती हैं और चलनी भी चाहिए, अच्छी बात है। एक आध दो ऐसे फिनटेक है जिनको मैं एडवाइस करता हूँ कि क्या प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं उसकी वाइबिलिटी क्या है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ऐसे मेरे दिमाग में आया कुछ बातें सुनते सुनते कि ये एकदम खाली स्पेस है। हो सकता है कोई किसी को आप ये भी एडवाइस करें कि दोस्त आपके पास बहुत इनकम है, कैश फ्लो बहुत ज्यादा है, तो आप क्यों नहीं लोन लेते हैं, उसको अच्छी जगह लगाएं कहीं पे। ये भी एक एडवाइस हो सकती है, लोन लेने के लिए भी उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं। हाँ, एक थिन लाइन है कि लोन लेने के लिए तो हम अपना वी वांट टू स्टे इन द डोमेन ऑफ डेट रिलीफ, नीरज। सो एनीथिंग दैट वी डू वी विल स्टे, बिकॉज पर्सनल फाइनेंस एक बहुत बड़ा स्पेस है। देखिए, पर्सनल फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट्स पे आते हैं, इंश्योरेंस भी आ जाता है, म्यूचुअल फंड्स पे आ जाते हैं, सिप भी आ जाता है, बहुत सारी चीज आ जाती है, राइट। और एक डेट लेकिन एक बहुत क्रिटिकल पार्ट भी है। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू डू विद डेट, यू नो, हम चाहते हैं कि उस पे हम डोमेन अथॉरिटी और लीडरशिप स्टैब्लिश करें, so that the borrowers can trust us, with a financial freedom, at least with respect लिमिटेड to टू debt. डेट रेजोल्यूशन। अच्छा, अब हम Yes. लोग लास्ट की तरफ पहुंच रहे हैं, तो फ्रीड का मोटो क्या है? ट्रस्ट, बिजनेस, हेल्प, क्या है इसका? देखिए, एक एक आई वुड से अगर ब्रांड आर्chetype में को अगर फ्रीड का बनाना हो तो मैं बोलूंगा एक रिलायबल friend, who you can trust when you are in trouble, and who will not judge you, who will not, who will just tell you the fact, call a spade, and help you regain your financial freedom with dignity. That's really be the most trusted debt relief platform for borrowers who are living in stress, who have landed themselves into a financial debt trap, so to say, and just to by asking them to just come to the platform, seek help. We're not here to sell you a program. We'll advise you, counsel you, and if it makes sense for you, please enroll. And we'll see you through this end of the journey where you come out of it victorious. वेरी इंटरेस्टिंग। लास्ट क्वेश्चन एक और, लास्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब भी इस तरह की बातचीत करते हैं, लोग पढ़ते हैं, तो मैं अपनी बताऊं, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूं वो कौन है। तो सिंपल क्वेश्चन है कि हु इज रितेश श्रीवास्तव? So Ritesh Srivastava is a serial entrepreneur and a problem solver at core. Okay, there is this deep curiosity and desire to solve a problem, and inshallah, if a problem is as big as debt in India that you are seeing, where it impacts families and it impacts your circle, your confidence, your personal life, mental peace. I'm all up for building in a space like that. What really helps is the fact that I've done this in the US. I've seen a very matured industry in the US evolve, and very proud and very, very, feel very grateful to the team that I have. 400 of us that, we were able to build this, and we still continue to build this platform in India. So that is that innovator in me, looking for a large problem statement and trying to solve it, and also build a platform or build a company where, which I'm proud to build, which is, I have a great leadership team. My leadership team has come, there are 2 ex-founders, people from Zomato, people from large, B2C, D2C e-commerce companies who have joined us, right? And it's good to have that conviction of good professionals, expert in their industries. Also, large funds, impact funds. We just raised our 3rd round of equity last month. So feel very blessed that there's a validation from investor community as well. I feel that the need for debt relief, Neeraj, will only explode in India. Unfortunately, the way geopolitics is evolving and the way the macroeconomics are unfolding, with every global financial crisis, the nature of this business is that it is counter-cyclical. When the economy is good, when the consumer confidence is high, people will borrow more. And when the economy is going through a downturn or there is a slowdown,
even the good borrowers will have a struggle in repaying their EMI. So there is a counter-cyclical nature to this business, and also the fact that there is a whole very soulful side of the business as well, which is you helping bringing real impact, real debt relief to many individuals and their families as well. क्योंकि आपने इस बिजनेस की मदरलैंड जो यूएस है वहाँ काम किया है और अब इंडिया में काम कर रहे हैं, तो एक जाते जाते एक सवाल ये भी बताइए कि कितना आसान होता है या मुश्किल होता है अपने फंड रेज करने वाले लोगों को ये बताना। मुझे तो ये बिजनेस बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्रॉमिसिंग लगता है, क्योंकि इस देश में देखो बहुत सारे लोग लोन ले रहे हैं और बहुत डिफॉल्ट भी हो रहे हैं। तो ये बिजनेस का फ्यूचर बहुत अच्छा है कि कितना आसान होता है उनको कन्विंस करना, भाई आओ मेरे इस धंधे में पैसे लगाओ। देखिए नीरज, द बेस्ट वैलिडेशन इज फ्रॉम योर कस्टमर्स, ठीक है ना। इन्वेस्टर्स को अगर आपके पास रियल सक्सेस, रियल स्टोरीज, रियल कस्टमर्स हैं, तो आई थिंक दे विल नेवर बी अ प्रॉब्लम इन रेजिंग एक्सटर्नल कैपिटल, वेंचर कैपिटल और डेट और व्हाटएवर इट इज, राइट। फर्स्ट राउंड हमेशा मुश्किल होता है बिकॉज आपके पास इतने सारे डेटा पॉइंट्स भी नहीं होते, आप खुद एक नए होते हैं, आपने बूटस्ट्रैप किया है बिजनेस को। आई वाज अ सिंगल फाउंडर टू put a lot of my savings into the company and all, and so first round was always the tough one, but it became easier since they saw some early proof and the fact that it is a large industry in the US, और मैंने US में ये काम किया हुआ था। I built 2 large platforms in the US, did almost $2 billion in debt enrolled and settled over a decade in the US. So that was some credibility that the investor liked, and also the fact that India में credit का boom आ रहा था और we had some early signs as well. So with every round, more stability in the business that we could show, it became easier. But first one was really difficult. Wasn't easy because it was a new category that we were creating. New category हमेशा difficult होता है बेचना। Yes, I hope कि बड़ा easy अब हो जाएगा, क्योंकि ये जो बात किसी ने कही थी ना कि हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी 60% होना चाहिए, अब होना चाहिए नहीं चाहिए इस डिबेट में नहीं जाता, लेकिन होगा जरूर, ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह की सोसाइटी में हम रह रहे हैं और जिस तरह से लोन हम ले रहे हैं बिकॉज ऑफ लो इनकम, सो यू डोंट हैव एनी चॉइस अनलेस यू टेक ए लोन, तो वो तो बढ़ना ही है और फिर उसमें तरह तरह की प्रॉब्लम आती रहेंगी। तो आप जैसे एंटरप्रेन्योर हैं जिनका काम होता है, स्टार्टअप का काम ही है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढो और उसी को बिजनेस बनाओ, तो आपने बहुत अच्छा बिजनेस बनाया है। थैंक यू सो मच और आपको बहुत शुभकामनाएं इस बिजनेस के लिए। दर्शकों के लिए जो लोग इसको देख रहे हैं, बिजनेस एक पार्ट है और फ्री, देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, और कोई चैरिटी नहीं करता है, लेकिन अगर आपको एक सोल्यूशन मिल रहा है कि आपकी एक बहुत ही मेंटल प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है, तो ये प्लेटफॉर्म्स काफी कारगर और काम के साबित होंगे जो रितेश जी चला रहे हैं। रितेश, थैंक यू सो मच, और बहुत डिटेल में बात की, 1 घंटा हो गया मैं पता ही नहीं चला, और अभी तो बाबा इतने सवाल थे कि मैंने कहा ये कितने घंटे चलेगा, तो अभी फिलहाल इसको यही रोकते, जब कुछ नया प्रोडक्ट लेके आएंगे तो हम लोग फिर से इस विषय में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और इसको देखिए, फायदा उठाइए। अगर आप ऐसी किसी दिक्कत में हैं तो आप फ्री को संपर्क कर सकते हैं, कोई कमर्शियल लेन देन नहीं है, मैं फ्री में प्रचार कर रहा हूँ क्योंकि ये काम की चीज है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू फ्री। थैंक यू सो मच रितेश। थैंक यू नीरज।